हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेखा गर्ग महाराजा अग्रसेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हिंदी प्राध्यापिका हूँ। आज हम कृतिका भाग 2 में लिखित पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी पाठ का सार पढ़ेंगे। साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ है छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। मधु कंकरिया जी ने इस पाठ में अपनी सिक्किम की यात्रा का वर्णन किया है। उन्होंने इस पाठ में सिक्किम की संस्कृति और वहाँ के लोगों के जीवन का विस्तार से वर्णन किया है। पाठ में हिमालय और उसकी घाटियों का भी सुंदर वर्णन किया है। यह पाठ मधु कंकरिया द्वारा लिखा एक यात्रा वृतांत है, जिसमें लेखिका ने सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और उससे आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। शहरों में जो भागदौड़ की जिंदगी है, उससे यह इलाका बहुत दूर है। लेखिका गैंगटॉक को मेहनती बादशाहों का शहर बताती है, क्योंकि वहाँ के सभी लोग बड़े ही मेहनती हैं। वहाँ तारों से भरे आसमान में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है, जिसमें वह खो जाती है। वह नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो इस गीत को गाती है। अगले दिन मौसम साफ न होने के कारण लेखिका कंचनजंगा की चोटी तो नहीं देख पाती, परंतु ढेरे खिले हुए फूलों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वह उसी दिन गैंगटॉक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने अपने सहयात्री मनी और गाइड जितेन नार्गे के साथ रवाना होती है। गंगटोंग में युमथांग को निकलते ही लेखिका को एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं दिखाई देती हैं, जो ध्वज की तरह लहरा रही थी। ये शांति और अहिंसा की प्रतीक थी और इन पताकाओं पर मंत्र लिखे हुए थे। लेखिका के गाइड ने उन्हें बताया कि जब किसी बौद्ध की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। उन्हें उतारा नहीं जाता, ये अपने आप ही समय के साथ नष्ट हो जाती हैं। कई बार नए शुभ कार्य की शुरुआत में भी रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। जितेन ने बताया कि कवि लॉन्गस्ट्रोक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। आगे मधु जी को एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ एक चक्र दिखाई देता है, जिसे धर्म चक्र या प्रेयर व्हील कहा जाता है। नार्गे ने बताया कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, वैसे वैसे बाजार, लोग, बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। उन्हें हिमालय पल पल परिवर्तित होते महसूस होता है। वह विशाल लगने लगता है। कुछ समय के पश्चात जीप रुकती है। सभी लोग वहाँ की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने लगते हैं। झरने का पानी लेखिका को ऐसा लग रहा था जैसे वह उनके अंदर ही सारी बुराइयां और दुष्टता को भरकर ले जा रहा हो। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग ऐसे बदल रहे थे जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा था। थोड़ी देर में जीप थिंग ग्रीन लिखे शब्दों के पास रुकी। वहाँ कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने थे। नीचे पूरी वेग से बह रही तीस्ता नदी थी। सामने धुंध थी, ऊपर आसमान में बादल थे और हवा भी धीरे धीरे चल रही थी, जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। कुछ औरतें थी जो अपनी पीठ पर बंदी टोकरियों में बच्चों को रखे हुए थी। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के इस दृश्य को देखकर लेखिका सहम गई। एक कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़ी रास्तों को चौड़ा बना रही है। कई बार काम करते करते किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी न बरती जाए तो जानलेवा हादसा भी घट जाता है।
लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक जैसी है। आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूली बच्चे मिलते हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम करते हैं। यहाँ का जीवन बहुत ही कठोर है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। रास्ता तंग होता जा रहा था। सरकार की गाड़ी धीरे चलाएं की चेतावनियों के बोर्ड भी जगह जगह लगे हुए थे। शाम के समय जीप चाय बागानों में से गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियां चिकनी परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग छटा बिखेर रहा था। युमथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफर की थकान उतारने के लिए तीस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया। लेखिका की सहयात्री मनी ने बहुत सुंदर नृत्य किया। लायुंग के अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। लेखिका को वहां बर्फ देखने की इच्छा थी, परंतु वहां बर्फ नहीं थी। एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गया था। कटाओ में बर्फ देखने को मिल सकती है। कटाओ को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। मनी, जिसने स्विट्जरलैंड घूमा था, उसने बताया यह स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। कटाओ को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसलिए यह अब तक अपने प्राकृतिक रूप में था। लायुंग से कटाओ का सफर 2 घंटे का था। कटाओ का रास्ता खतरनाक था। जितेन अंदाज से ही गाड़ी चला रहा था। चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ थे। कटाओ पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। सभी सहयात्री वहां के वातावरण में फोटो खिंचवा रहे थे। लेखिका वहां के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि यहाँ के वातावरण ने ही ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाएगा। मनी के मन में ही दार्शनिकता उभरने लगी थी। वे कहती हैं कि प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में ये बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बनकर हम लोगों की प्यास को शांत करती है। प्रकृति का यह जल संचय अद्भुत है। इस प्रकार नदियों और हिम शिखरों का हम पर ऋण है। थोड़ा आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई दी, क्योंकि यह बॉर्डर एरिया था। थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा थी। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। वैशाख के महीने में भी वहाँ बहुत ठंड थी। वे लोग माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे, लेखिका सोचने लगी। वहाँ जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। कटाओ से युमथांग की ओर जाते हुए फूलों की घाटी को भी देखा। युमथांग कटाओ जैसा सुंदर नहीं था। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता। युमथांग वापस आकर उन लोगों को वहाँ सब फीका फीका लग रहा था। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया है। इससे वहाँ के लोग बहुत ही खुश हैं। मनी ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। उसे लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटे की तरह पूर्णिमा की चांदनी का प्रभाव पड़ता है। गुरु नानक के पद चिन्हों वाला एक ऐसा पत्थर दिखाया जहाँ कभी उनकी थाली से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। खेदुम नाम का 1 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र भी दिखाया जहाँ देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। नार्गे ने पहाड़ियों के पहाड़ों, नदियों, झरनों और वादियों के प्रति पूज्य भाव की भी जानकारी दी। भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गैंगटॉक के पर्यटक स्थल बनने और नए रास्तों के साथ नए स्थानों को खोजने के प्रयासों के बारे में भी बताया। इस पाठ में लेखिका हमें यह कहना चाहती है कि हमें अपने पर्यावरण, पेड़ पौधे और अन्य प्राकृतिक चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। हमें उनकी कदर करनी चाहिए और प्रदूषण को ज्यादा नहीं फैलाना चाहिए। कहानी के सार को
समझने के बाद आपको अभ्यास के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। उन क्वेश्चंस को आपने लर्न करना है और बिना लिखे फेयर कॉपी पर लिखने हैं। जब स्कूल खुलेंगे तो आपका होमवर्क चेक होगा।